नमस्कार। आज हम उत्तीर्ण सीरीज़ का जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। उत्तीर्ण सीरीज़ में आपको पता है हम जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो कवर करते हैं, जो कि पेपर 1 का भी सिलेबस है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जारी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य चयन आयोग और हिमाचल के जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पर भी इस तरह के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सारे के सारे सिलेबस को जो है ये कवर करता है, क्योंकि जीके को भी यहाँ पर जो है वो कवर किया जाता है। जो डे टू डे जीके होती है, चाहे वो करंट अफेयर हो गए, चाहे वो और भी जनरल जीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग भी बोलते हैं अभी नया कैग बनाया गया, वो किसको जो है वो बनाया गया। ये कैग का क्वेश्चन हम हिमाचल में गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ेंगे, परंतु अभी आप करंट अफेयर में, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अभी जो नए कैग बने हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। के संजय मूर्ति जो है वो नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं। अब देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है। पहले तो पता होना चाहिए, जो जीके के बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि कैग को अपॉइंट कौन करता है। तो इनको अपॉइंट करने वाले होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है कि कैग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो कैग का कार्यकाल 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, वो उनका कार्यकाल माना जाता है। अगर 6 साल इनका कार्यकाल चलता है तो वो सही बात है, परंतु अगर ये पहले ही 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो 65 ईयर्स इनका कार्यकाल जो है वो माना जाएगा। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कैग के बारे में बात करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 148 है वो ऑफिस ऑफ कैग के बारे में बात करता है। ये कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होने चाहिए। और आर्टिकल नंबर 149 जो है वो ड्यूटीज़ की बात करता है कैग की, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज़ जो है वो क्या क्या होनी चाहिए। अभी जो है वो के संजय मूर्ति जो है ये नए कैग बनाए गए हैं। अच्छा, ये कौन से नंबर के कैग बने हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 15th नंबर के कैग जो है वो बने हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये बने हैं 15th नंबर के। इससे पहले जो 14th नंबर के हुआ करते थे उनका नाम भी आपने पढ़ा होगा, GC मुर्मू उनका नाम है। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि 14th नंबर के कैग जो था वो कौन है। अभी 15वें नंबर के भी ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट G20 समिट इन 2024। तो ये भी स्टार क्वेश्चन है और ये भी जो है वो 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेगा। कई बार मैच करने को पूछ लिया जाता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए क्या क्या यहाँ से पॉइंट बनेंगे वो भी नोट करेंगे। G20 समिट जो 2024 में हो रही है उसको जो होस्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो है ये हुई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो में जो था ये G20 समिट हुई 2024 की। अगर हम बात करें 2021 से, कि 2021, 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 अभी चला हुआ है और 2025 इसके बाद आएगा। तो इन ईयर्स में जो है G20 समिट को किसने होस्ट किया है वो पता होना चाहिए। 2021 में इसको जो था वो इटली के द्वारा होस्ट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था। 2023 में अगर हम बात करें तो 2023 में इंडिया, अपना भारत, न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। इंडिया के अलग अलग शहरों में इसको होस्ट किया गया। 2024 की बात करें तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में इसको अभी होस्ट किया गया। भारत ने भी पार्टिसिपेट वहाँ पर किया। 2025 की बात करें तो ब्राज़ील के बाद जो प्रेसिडेंसी जाने वाली है वो किसके पास जाने वाली है? वो साउथ अफ्रीका के पास जो है वो प्रेसिडेंसी जाने वाली है। साउथ अफ्रीका के पास जो है वो प्रेसिडेंटी G20 की जाएगी। तो 2025 में G20 जो है वो करेगा। ये क्वेश्चन अलाइड सर्विसेज में मैच करने के लिए पूछा गया। जो हिमाचल के बाकी एग्जाम्स होते हैं, टेट के एग्जाम में पूछा गया। पेपर 1 में ये इंडिविजुअली पूछा गया कि 2024 में, 2023 का भी पूछा गया था शायद एक पेपर 1 में, और 2024 का भी पूछा गया किसी में, कि कौन जो है वो इस G20 समिट को जो है वो होस्ट करेगा। और अलाइड का तो आपको पता ही है, वहाँ पर मैच करने के लिए जो था ये दिया गया था। पेपर में होता क्या है ना, पढ़ा तो होगा आपने, पेपर में कंफ्यूजन होता है, बस इंडिया, इंडोनेशिया और इटली में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी टर्में आगे पीछे हो जाती हैं। वो कैसे याद होंगी? वो बस ऐसे ही याद होंगी कि आपने लिखा होगा एक जगह पर, उसको रिवाइज करेंगे बार बार। हम आने वाली वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे और वो क्वेश्चंस आपको फिर याद रहेंगे। बस G20 के बारे में इतना ध्यान रखना है फिलहाल आपने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जो है वो निकाला गया है। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, बोलते हैं ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें भारत का क्या रैंक रहा। क्लाइमेट डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो ये इंडेक्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहता है 2025 में, मतलब
ये रैंकिंग तो 2024 में आई, परंतु इसको कहा गया 2025। ठीक है जी, ये होता है बहुत सारे रैंकिंग्स में कि अभी जैसे 2024 में ये आ गई तो 2025 उसको बोल देंगे। तो इंडिया का जो रैंक रहा वो रहा 10th नंबर का रैंक, ऑप्शन बी सही आंसर। 10वां रैंक इंडिया का जो है वो यहाँ पर रहता है। चलो, इंडिया का रैंक 10वां रहता है, पहला रैंक किसका रहता है? क्लाइमेट चेंज में बहुत सालों से यही सिनेरियो चलता आ रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर किसी कंट्री को भी पोजीशन नहीं मिल पाती। फर्स्ट 3 स्पॉट जो हैं वो खाली रह गए, क्योंकि कोई कंट्री है ही नहीं अप टू मार्क। पॉल्यूशन तो सब जगह देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सब जगह देखने को मिलता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दिल्ली में आप हालत देख रहे हैं। इनफैक्ट हालत इतनी ख़राब है, एयर जो है वो इतनी पॉल्यूटेड है कि एयर धीरे धीरे स्कूल्स को बंद कराना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क तो कम थे, स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कराना पड़ रहा है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिमाचल में भी कई बार आपको देखने को मिलता है कि धुंध नहीं पड़ी होती। एक तो धुंध होती है ना जो सर्दियों में पड़ती है, नहीं वो धुंध नहीं होती। कई बार फॉग देखने को मिलती है, जो स्मोक होती है वो देखने को मिलती है, पॉल्यूशन वाली जो होती है। तो वो क्लाइमेट चेंज का ही असर है कहीं ना कहीं पर, और मैटर ऑफ कंसर्न है वो। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पहली 3 पोजीशन तो खाली रही, चौथे नंबर पर जो था वो कौन रहा? चौथे नंबर पर डेनमार्क देखने को हमें कंट्री मिली। डेनमार्क जो है वो चौथे नंबर पर है, ये भी ध्यान रखना है। 5वें नंबर पर अगर आप देखेंगे कि कौन सी कंट्री रही, नीदरलैंड जो है वो 5वें नंबर पर है, नीदरलैंड का ध्यान रखना है। 6ठे नंबर पर कौन सी कंट्री है? यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है वो 6ठे नंबर पर है। अपना भारत जो है वो 10वें नंबर पर जो है वो इस पोजीशन पर रहता है। 2024 में जब ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, उस टाइम भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, और उस टाइम इंडिया की रैंकिंग 7 थी। उससे पहले 2023 में 8th हुआ करती थी, अभी फिर से नीचे चली गई है। 10th नंबर पर इंडिया जो है वो यहाँ पर आकर पहुँच गया है। देखिए, अगर आपने पेपर 1 पहले दिया हुआ है ना, और पेपर 1 आप क्वालिफाई अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, तो आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया का क्या रैंक है, पूछ लिया जाएगा कि डेनमार्क का कौन सा रैंक रहा। ठीक है, तो पहला भी ऑप्शन में दे देंगे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, या तो पूछ लेंगे कि चौथे नंबर पर कौन सी कंट्री रही, 7वें नंबर पर कौन सी कंट्री है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अलग अलग करके पेपर 1 में पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गए, इंडिया का कौन सा रैंक है सभी याद रख लेते हैं। अब तो डेप्थ में जो है वो रिक्वायरमेंट है पेपर की, डेप्थ में आप पढ़ के जाओ, डेप्थ में पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो डेप्थ में ही चीज़ें याद रखनी है, बोलने का मतलब ये है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024। तो ये एक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 जारी की गई, इसमें भारत का कौन सा रैंक रहा? भारत का इसमें 84th रैंक रहा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो एक रिपोर्ट निकाली गई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसमें देखिए, इसमें जो टॉप 5 मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज रही, मतलब जिनकी इकॉनमी अच्छी है, फ्री कंट्रीज हैं इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट भी जो है वो आता है 5वें नंबर पर। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत 84th नंबर पर जो है उस रिपोर्ट में रहता है। 84th नंबर पर भारत यहाँ पर रहा। टॉप 5 की आपने ध्यान रखनी है, और भारत का रैंक तो पता चल ही गया। ठीक है, इतना यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिसेंटली रिसीव्ड द रैंक ऑफ ऑनरेरी जनरल ऑफ विच कंट्रीज आर्मी। तो बोलते हैं कि भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको हाल ही में किस देश की सेना के मानक जनरल पद से सम्मानित किया गया है, या फिर उनको कौन से कंट्री का ये ऑनरेरी जनरल अवार्ड जो है वो मिला है। तो अभी इन्होंने कंट्री विजिट की थी, वहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया। वो कंट्री इनके द्वारा विजिट कौन सी की गई थी? नेपाल कंट्री ये गए थे। नेपाल में जो था वो इनको रैंक ऑफ ऑनरेरी जनरल जो था वो नेपाल की आर्मी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेपाल तो हमारा पड़ोसी है, तो ये कितना एरिया जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है, लगभग 1751 किलोमीटर एरिया जो है वो नेपाल के साथ हमारा लगता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? एक यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यानी कि उत्तराखंड जो है वो करता है। एक जो है वो बिहार यहाँ पर बाउंड्री लगाता है, बिहार की बाउंड्री लगती है साथ में, और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश भी जो है वो यहाँ पर आता है। उत्तर प्रदेश के अलावा जो है वो वेस्ट बंगाल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के अलावा सिक्किम भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो पेपर 1 में वो भी देखा गया आपके द्वारा एक ट्रेंड की अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पूछे गए। तो हो सकता है नेपाल का पूछ लिया जाए। स्टेटमेंट बनाकर कैसे देगा वो भी मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। पहली स्टेटमेंट में दे देगा नेपाल का एरिया, दूसरी स्टेटमेंट में ये बोल देगा कि जो इंडिया है, इंडिया के 5 ये बोल देगा 6 स्टेट जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बस स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि 6 नहीं 5 स्टेट ऐसे हैं जो बाउंड्री शेयर जो है वो करते हैं। अभी हमने यहाँ पर इंडियन आर्मी के चीफ की बात कर ली, जनरल
उपेंद्र द्विवेदी हैं। हम इंडियन नेवी के चीफ की बात भी कर लेते हैं, उनका क्या नाम है, क्योंकि वो भी छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है। उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका नाम है। और हमारे पास एयरफोर्स भी आती है, तो एयरफोर्स के जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में चीफ आते हैं वो कौन आते हैं, इंडियन एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनका नाम ध्यान रखना है, अमरप्रीत सिंह। इनकी अपॉइंटमेंट भी कुछ टाइम पहले ही हुई है, तो अमरप्रीत सिंह का नाम पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। बहुत क्वेश्चन पूछे गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। 2025 की जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगी उनकी मेजबानी जो है वो कौन करेगा। 2025 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी जो है वो बिहार स्टेट जो है वो करेगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 2024 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वहाँ से तो क्वेश्चन बने, पेपर 1 में क्वेश्चन बने, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने, और एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बने। क्या क्या क्वेश्चन बने, उसको होस्ट तमिलनाडु ने उस टाइम किया था। और दूसरा क्वेश्चन ये बन गया टॉप में कौन सा स्टेट रहा। महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा था, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा था, तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा था। अब हिमाचल की रैंकिंग बहुत सारे एग्जाम्स में जो था वो पूछी गई कि हिमाचल जो था वो कौन से नंबर पर रहा। तो हिमाचल 22 नंबर पर जो था 2024 में रहा था। हिमाचल के द्वारा कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो था वो यहाँ पर जीते गए थे। हिमाचल के द्वारा जो था वो यहाँ पर 1 गोल्ड मेडल जीता गया था। हिमाचल के द्वारा 5 जो था वो यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते गए थे, और 8 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। टोटल हिमाचल ने 14 मेडल जो था वो जीते थे। 22 नंबर पर ये हिमाचल यहाँ पर रहा था 2024 में। 2025 में जब बिहार में होंगी तब हम उस टाइम मेडल टैली पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग में ही हो जाती हैं ये, जनवरी के महीने में मोस्टली हो जाती हैं वैसे। तो 2024 का तो हमने रिवाइज कर ही लिया, और 2025 के लिए भी अभी हमने तैयारी कर ली, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होंगे मैक्सिमम मुझे लगता है कि भर लिए जाएंगे अभी, चाहे बेशक अगर वैकेंसीज आती हैं, परंतु होंगे तो वो भी 2025 में ही। तो अक्टूबर नवंबर से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई भी एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के करंट अफेयर, एटलीस्ट 6 महीनों के करंट अफेयर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। इसीलिए हमने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पेपर 1 की, टीजीटी की, जेबीटी की, सब इंस्पेक्टर की, हिमाचल के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम टेस्ट सीरीज तो कवर करेंगे ही करेंगे, यानी कि सॉलिड पार्ट आपको दिया जाएगा, पहले अनसॉलिड पार्ट साथ में दिया जाएगा। पहले आपको अनसॉलिड पार्ट दिया जाएगा, फिर सॉलिड पार्ट भी दिया जाएगा, साथ में वीडियो डिस्कशन भी उसकी मिलेगी। वीडियो डिस्कशन से क्या होगा, आप जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। जो भी चीज़ें समझ नहीं आती वीडियो डिस्कशन के माध्यम से वो पता चल जाएंगी। दूसरा, यहाँ से रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, नोट्स अपडेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो चीज़ें कई बार लिख कर नहीं होती वो वीडियो डिस्कशन में एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, तो वो बहुत हेल्प वहाँ से मिलती है वीडियो डिस्कशन में। अभी तो हम हिमाचल जीके वहाँ पर कवर कर रहे हैं, फिर जल्दी ही इंडिया जीके की भी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि इंडिया जीके की, ओवरऑल इंडिया जीके की भी टेस्ट सीरीज वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है। जब वैकेंसी आ जाएंगी तो 3-4 महीनों में तैयारी नहीं होती, फिर इससे बेटर है कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें और टेस्ट सीरीज को एंजॉय करें, और टेस्ट सीरीज से जो है वो खुद की स्टडी को एक अच्छी शेप दें। देखिए, जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो इतनी कोशिश कीजिए कि जो आपकी ड्रीम जॉब है ना वो आपके हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए। और इतनी कोशिश करेंगे आप, वो तभी संभव हो पाएगी जब आप कंटिन्यू जो है वो पढ़ते रहेंगे। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं, जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई कर रहे हैं। वो 3-4 महीनों में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, उस बात को भूल जाइए। वो अगर 100 पोस्टें निकली हैं तो एक आध बच्चा ऐसा होता है लकीली जो निकल जाता है, परंतु मेहनत तो कंटिन्यूटी में करनी ही पड़ती है। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं हम। जिसने भी ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अभी जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वो किसको जो है वो बनाया गया है। जापान भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंट्री है, और जापान के जो प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा, इनका नाम है शिगेरू इशिबा। ये जो है वो जापान के जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने जो है वो किसका स्थान लिया है, शिंजो आबे का इन्होंने स्थान लिया है। शिंजो आबे का नाम आपने बहुत बार करंट अफेयर्स में पढ़ा है। तो अभी शिगेरू इशिबा है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जापान इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है, जापान इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है? जापान इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन जो हैं वो जापान के रहते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पर बात करना ज़रूरी है कि जापान भी इसका परमानेंट मेंबर है।
नहीं, जापान इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, आंसर ये होगा। इसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो यूएसए का आता है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे नंबर पर रशिया आता है, चौथे नंबर पर यहाँ पर जो है वो यूके आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, और पाँचवें नंबर पर जो है वो फ्रांस आ जाता है, पाँचवें नंबर पर फ्रांस आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं है जापान। जापान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बनता रहता है टाइम टू टाइम, परंतु परमानेंट मेंबर जो है वो कौन कौन से आते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, और यूके के अलावा जो है वो यहाँ पर यूएस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि मैक्सिको की जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी है, जिनका नाम है क्लाउडिया शेनबॉम, जिनका नाम है क्लाउडिया शेनबॉम। ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक जीके का क्वेश्चन बनता है, जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है, जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है। जैसे हम संसद बोल देते हैं ना, संसद भवन, वैसे जापान की पार्लियामेंट है डाइट, डाइट उसको बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एक बनता है, डाइट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं यूएनओ का मेंबर इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। तो यूएनओ के अगर हम मेंबर्स की बात करते हैं तो यूएनओ के मेंबर्स यहाँ पर कौन से नहीं है ये पूछा गया है। तो ताइवान यूएनओ का मेंबर नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यूनाइटेड नेशन की प्रेजेंट टाइम में पहले बात करते हैं तो पहले तो क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना जो था वो की गई थी 1945 में। 24 अक्टूबर को जो था वो चार्टर जो था वो अस्तित्व में आया था। तो 24 अक्टूबर को जो था वो यूनाइटेड नेशन डे भी जो है वो हम मनाते हैं, 24 अक्टूबर 1945। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है, ये आपने ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, यहाँ से तो मैंने बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट बनता था। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोलते हैं व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी ड्यू टू एस्केप ऑफ पॉइजनस गैस इन द प्लांट ऑन्ड बाय द यूनियन कार्बाइड टेक प्लेस। तो बोलते हैं कि यूनियन कार्बाइड के स्वामित्व में एक संयंत्र था जहाँ से जहरीली गैस निकलती है और उस गैस से काफ़ी लोगों की डेथ वहाँ पर होती है, उसको नाम दिया जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। ये भोपाल त्रासदी जो था वो हुई थी, ये कब हुई थी सभी को पता है आपको, 1984 में हुई थी, परंतु कब हुई थी एग्जैक्टली, कौन से महीने में हुई थी वो पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ईयर में तो हुई थी, ईयर तो ठीक है, मंथ कौन सा था वो क्वेश्चन बनेंगे। दिसंबर 1984 को ये हुई थी, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2-3 दिसंबर 1984 को जो था ये हुई थी। और ध्यान रखना है यहाँ पर गैस कौन सी लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट यहाँ पर गैस लीक हुई थी, MIC भी इसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यहाँ पर लीक हुई थी। और ईयर का भी पता चल गया, मंथ का भी पता चल गया, डेट का भी पता चल गया। इतना यहाँ से ध्यान रख लिया तो काफ़ी है। यहाँ से लिंक करने वाला क्या है, लिंक करके क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो था जापान की जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी सिटी के ऊपर जो था वो एटॉमिक बम जो था वो फेंके थे। वो एटॉमिक बम कब फेंके गए थे, और क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिरोशिमा नागासाकी जो है वो ये एटॉमिक बम कब फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों अलग अलग सिटीज़ हैं, इनके ऊपर जापान की ये सिटीज़ हैं, इनके ऊपर जो बम फेंके गए थे, हिरोशिमा पर जो था वो 9 अगस्त 1949 को एटॉमिक बम फेंका गया था। नागासाकी की बात करें तो ये 9 अगस्त 1945 में जो था वो फेंका गया था। और हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है, नागासाकी डे को जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। लगभग कहा जाता है कि लाखों लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, 2-3 लाख के करीब आंकड़ा होगा जो तो मारे गए थे। परंतु सोच लीजिए कि एटॉमिक बम जब फेंके गए थे तो वहाँ पर जो त्रासदी हुई होगी वो अभी तक भी ढंग से रिकवर नहीं हो पाई होगी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ हिरोशिमा नागासाकी को जोड़ लिया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, रिवाइज करना ज़रूरी है और एग्जैक्टली डेट्स को याद रखना ज़रूरी है। एग्जाम में अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। परंतु मेरिट जो बिगड़ती है ना, वो कहाँ से बिगड़ती है, वो आसान क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं। जब 6 अगस्त ही याद नहीं रहेगा, 9 अगस्त ही याद नहीं रहेगा और 1945 ही सिर्फ याद होगा, तब बात बिगड़ेगी। ठीक है, तो एग्जामिनर अब डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है और डेप्थ में ही याद रखने हैं वो एक्सपेक्टेशन की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बनेगा। वो किस्मत आपकी है कि जो एग्जाम आप देंगे उसमें आता है या नहीं आता है, परंतु बनेगा ये क्वेश्चन, 100% श्योरिटी है। बोलते हैं हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो अभी 2024 के नोबेल प्राइज़ भी दिए जा चुके हैं। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पहले फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ की। तो फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो दिया गया जॉन हॉपफील्ड को और जियोफ्रे हिंटन को। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में ये पूछा गया, एचएस में ये पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 2023 का हो गया, फिर 2022 का हो गया, 2024 का भी पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम होंगे तब पूछा जाएगा ना। तो जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को जो था वो फिजिक्स में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। ध्यान रखें कि दिया क्यों गया इनको, जो फिजिक्स में ये अवार्ड दिया गया, इनके द्वारा जो काम किया गया था मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग में जो इनके द्वारा काम किया गया था उसके लिए इनको ये दिया गया था। इनके द्वारा ये काम किया गया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला। इनके नाम ध्यान रखने हैं। साथ में दूसरी बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ जब भी आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री तो जुड़ता ही जुड़ता है। जब भी बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोलेंगे, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैथ में तो नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, परंतु फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया जाता है, तो केमिस्ट्री का भी हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। 2024 में जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिए गए वो एक डेविड बेकर को दिया गया, डेमिस हासाबिस को दिया गया, जॉन एम जंपर को जो था ये दिया गया। इन 3 लोगों को जो था वो दिए गए। पूछने वाला सिंपल पूछ लेगा कि केमिस्ट्री में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, 3 लोगों को मिला। फिजिक्स में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, 2 लोगों को मिला। किन किन फील्ड में मिला वो पूछ लेगा। तो केमिस्ट्री में कौन सी फील्ड में जो था ये दिया गया है, केमिस्ट्री में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है प्रोटीन साइंस में, प्रोटीन साइंस की फील्ड में इनको काम करने के लिए ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए गए हैं। और डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जंपर इनके नाम हैं। ये नाम भी पता होने चाहिए, नाम टिप्स पर याद होने चाहिए। अभी याद कर लो, ये तो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, अगले साल तक जब नोबेल प्राइज़ नहीं मिलते तब तक ये पूछा ही जाएगा। अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री ही जो है वो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस एकदम से आ जाएगा जहाँ सारे ही एक साथ पढ़ लिए। अगर आगे के जो नोबेल प्राइज़ बचते हैं वो आगे के पार्ट में कवर कर लिए जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। जब आपने हमें जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया हुआ है, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको हर एक वो जानकारी दी जाए जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है। और डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, 80 to 90% कोशिश मैं अपनी तरफ से करता हूँ कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए जो हम कवर कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ बुकर प्राइज़ 2024। पिछले कल जो हमने P1 पार्ट डिस्कस किया था उत्तीर्ण सीरीज़ का, P1 करके अब नाम दिया गया है P1 P2 ऐसे नाम दिए जाएंगे। तो बोलते हैं कि इसका ये जो अवार्ड दिया गया है बुकर प्राइज़ 2024 का, ये किसको दिया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इजीली आपने कमेंट करके बताना है। साथ में ही इनका नोवेल भी बताना है, किस नोवेल के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। कल हमने डिटेल से पढ़ा था और ये क्वेश्चन भी पक्का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर ये पीडीएफ्स हम आपको सेंड करेंगे, तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहीं पर मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।